ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरानी फोर्सेस की ओर से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर समेत अन्य ठिकानों पर बड़ा प्रहार किया गया है। ईरान की ओर से किए गए जवाबी हमले के दौरान इजराइल पर 370 से ज्यादा मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन्स दागे गए। ईरान के हमलों में अब तक इजराइल में 24 लोगों की जान जा चुकी है और 500 से अधिक लोग जख्मी बताए गए हैं। तो वहीं इजराइल के हमले में ईरान में 406 लोगों की जान गई है, जबकि 1400 से ज्यादा लोग इस वक्त जख्मी पड़े हैं। उधर इजराइल और ईरान में जंग के बीच ट्रंप बीच में ही G7 समिट को छोड़कर वापस अमेरिका जा चुके हैं और अमेरिका पहुंचते ही उन्होंने ईरान को अल्टीमेटम भी दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान खाली करने की भी चेतावनी दी थी, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो कुछ बड़ा करने वाले हैं या इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। वहीं इस बीच ट्रंप के बयान के बाद खलबली है, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बेहद तल्ख नजर आ रहे हैं। जबकि नेतन्याहू ने कह दिया है कि जब तक खामनेई की मौत नहीं हो जाती तब तक यह संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। इसी पर करेंगे खास चर्चा, उससे पहले रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई में तनाव अपने चरम पर है। दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। इजराइल ने ताजा हमले में ईरानी सेना की टॉप लीडरशिप को मार गिराया है। इस बीच ईरान ने अब खाड़ी देशों के माध्यम से संकेत दिया है कि वो तत्काल परमाणु मुद्दे पर बातचीत करने और तनाव को कम करने के लिए तैयार है। हालांकि इसके लिए ईरान ने साथ में एक बड़ी शर्त भी रखी है। ईरान का कहना है कि इस लड़ाई में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक को बीच में छोड़कर वापस लौट गए हैं। ट्रंप ने अमेरिका पहुंचते ही ईरान को फिर से वार्निंग दी है और कहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब है। ईरानियों के लिए तेहरान से निकल जाना ही सुरक्षित है। मैं विवाद का वास्तविक अंत चाहता हूं। दरअसल ट्रंप की कोशिश है कि ईरान को परमाणु समझौते के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरानी विदेश मंत्री के बीच जल्द ही मुलाकात हो सकती है। वहीं अमेरिका के और ज्यादा युद्धपोत भी खाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये ईरान पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल इजराइल कई दिनों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम और मिसाइलें गिरा रहा है, लेकिन इससे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। इजराइल का कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने से मात्र एक कदम दूर है। इजराइल के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ईरान का फोर्डो परमाणु सुविधा केंद्र है, जिसे तबाह करने के लिए बंकर बस्टर की जरूरत है। ये केंद्र ईरान ने पहाड़ के कई फुट नीचे बनाया है ताकि किसी हमले से उसे बचाया जा सके। इसको नष्ट करने की क्षमता केवल अमेरिका के पास है, जो अपने परमाणु बॉम्बर की मदद से बंकर बस्टर बम गिरा सकता है। ईरान इसी का फायदा उठाते हुए चाहता है कि इस लड़ाई से अमेरिका दूर रहे। वहीं कनाडा में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 देशों का शिखर सम्मेलन हो रहा है और यहां के मंच से इन 7 देशों के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि इजराइल के पास अपनी रक्षा करने का अधिकार है। मतलब साफ है कि अभी तो ये तबाही का महज ट्रेलर भर है, महातबाही अभी बाकी है। उधर इस बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ईरान की राजधानी तेहरान में रह रहे अपने नागरिकों को तेहरान से निकल जाने के लिए कहा है। तेहरान में रह रहे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से सुरक्षित जगह स्थानांतरित होने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी। भारत के सवाल में आज कई फैक्टर्स पर हम बात करेंगे। क्या कुछ इंटरनेशनली इसका फर्क पड़ने वाला है, कितना फर्क पड़ रहा है ग्लोबली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या स्थिति में हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर रहेगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज बड़े कड़े संदेश दिए। इसके अलावा भारत के अंदर भी इस युद्ध को लेकर जो सियासी जो पॉलिटिकल वार पलटवार का दौर है वो भी बहुत तेज है। कहा जा रहा है कि भारत को शांति के लिए आगे आना चाहिए और इसको लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को एडवाइस भी कर रही है। इसलिए हर एक मुद्दे को कवर करने का मैं प्रयास करूंगा। मेरे साथ एक बहुत शानदार पैनल जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यासिर जिलानी कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। मेरे साथ गरिमा दसवानी जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं
कांग्रेस की सचिन शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार है, और सीनियर जर्नलिस्ट अमृतांशु राय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस डिबेट को मैं आप सबके लिए ओपन करता हूं। सभी को रोहित पोखरियाल का नमस्ते। लेकिन शुरुआत सचिन जी मैं आपसे करना चाहता हूं। टेंशन तो बहुत ज्यादा है और ये बात भी अब हर कोई समझ चुका है, खासकर हर एक भारतीय, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश की जनता बहुत स्मार्ट है। वो जानती है कि ग्लोबली कहीं पर भी टेंशन हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हर हिस्सा कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। यहां पर भारत की स्थिति को आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे माने जाते हैं, इजराइल के साथ क्या है वो तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। एक अलग अलग लेवल्स पर, चाहे वो डिफेंसिव रिलेशनशिप हो या फिर एक दूसरे के लिए जो हम सोशली हमेशा खड़े रहते हैं, वो इन तमाम चीजों को लेकर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि अभी ताजा स्थिति आप क्या आंक रहे हैं। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। सर देखिए, अभी की जो सिचुएशन है ना, वो थोड़ी सी बड़ी ही डामाडोल वाली सिचुएशन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई वॉर होती है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो भी कंट्री न्यूट्रल अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, जैसे भारत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा न्यूट्रलाइज रखा हुआ है इसमें। ना हम इसराइल के लिए बात कर रहे हैं, ना हम ईरान के लिए बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें, मुझे लगता है कि सीज फायर की एक मांग रखनी चाहिए, एक प्रपोजल रखना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि हमारा जो व्यापार है, हमारी जो इकोनॉमी है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। हाँ। क्योंकि देखिए, हम जो इम्पोर्ट करते हैं, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो हम दोनों ही देशों को करते हैं। किसी देश के अंदर हम चावल करते हैं, अपनी फसल का किसी देश में हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम कहीं से 80% ऑयल का इम्पोर्ट भी करते हैं। सॉरी, बिल्कुल। अब अगर हम ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं, जो हमारे जो ट्रेड करने वाले जो रास्ते हैं, जो समुद्री रास्ते हैं, अगर उन रास्तों में कुछ अड़चन आती है तो हमारी सप्लाई चेन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर हमारी सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट पड़ता है तो आप देखिए, वो चीज हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे, हमारे एविएशन पे, हमारी रबर इंडस्ट्री पे, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे, हमारी किचन के अंदर, हमारी एलपीजी के अंदर, हमारे जो कच्चा ऑयल है, जो हम उस कच्चे ऑयल से फर्टिलाइजर बनाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन सब के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पिछले कुछ मई 2025 का आप रिपोर्ट देखेंगे तो हमने जो इन्फ्लेशन है वो 3% ऑलमोस्ट हमने पॉजिटिव लेके आए हैं। अगर ये नेगेटिव लेके आए, अगर ये सिचुएशन आती है कि ये वॉर कंटिन्यू होती है तो हम बैक टू स्क्वायर वन रह जाएंगे। हम इन्फ्लेशन हमारा फिर 3% जो है बिल्कुल सही बात है। इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और हम लगातार देख रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन सचिन जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आपका पहला रिएक्शन आ गया, स्ट्रांग आ गया, मैंने वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। आपने कहा न्यूट्रल कंट्रीज के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। अब मैं यही सवाल लेकर गरिमा जी के पास जा रहा हूं, आर वी रियली न्यूट्रल? क्या हम वाकई न्यूट्रल है? क्योंकि गरिमा जी, आज मैं सुप्रिया जी को सुन रहा था तो सुप्रिया जी ने तो कई लेवल्स पर जाकर सरकार को एडवाइस भी किया है, ये भी कहा है कि जो पहले आपने किया, जैसे गाजा के वक्त में जो प्रस्ताव था गाजा के लिए इजराइल के खिलाफ, उससे भारत ने खुद को एब्स्ट्रेन किया। अभी एससीओ जिसके हम जाते हैं आते हैं, बड़ी तस्वीरें हम दिखाते हैं, एससीओ में जब ऐसी कुछ बात थी उससे भी हमने खुद को एब्स्ट्रेन कर लिया। तो सुप्रिया जी कह रही हैं कि हमें एक सकारात्मक रवैया दिखाना चाहिए ईरान के प्रति, वहां के लोगों के प्रति। छोटे छोटे बच्चे वहां पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस क्या चाहती है कि भारत किसका साथ दे? क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके साथ हम हैं, किसके अगेंस्ट हम हैं, कुछ ना कुछ इंडिकेशंस तो हर कोई जानता ही है। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्या करना चाहिए भारत को? देखिए रोहित जी, सबसे पहली बात तो यह है कि G7 एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है, ये हम सबको पता है। और इस मंच से किसी राष्ट्राध्यक्ष का वापस लौट जाना अपने आप में बता रहा है कि अस्थिरता है, अपने आप में गंभीर चुनौती के रूप में वो देखा जा रहा है। सारे प्रमुख देशों के प्रमुख नेतागण वहां पर, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो सहयोग हो, इन सारी चीजों को लेकर वो विचार विमर्श करने के लिए वहां पर एकत्रित हुए थे। और एकाएक इस तरह से ट्रंप का वहां से चले जाना बता रहा है कि कुछ ना कुछ पक जरूर रहा है। तो ऐसे में जो हमारी हमेशा नीति रही है, देखिए भारत हमेशा जो है संवाद में और डिप्लोमेसी में यकीन करता है। हमारी जो एक लॉन्ग टर्म जो हमारी विदेश नीति का हिस्सा होना चाहिए, सबसे पहले तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। दूसरी चीज, हमारे उसमें ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए हमारी विदेश नीति में। ये तो बहुत अच्छी चीज है। शायद मैं सवाल आपको समझा नहीं पाया गरिमा जी अपना। गरिमा जी, शायद मैं आपको सवाल अपना समझा नहीं पाया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वहां से गए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो क्लियर कह दिया,
डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान को बिल्कुल खाली कर देना चाहिए, वहां पर इसी तरीके से स्ट्राइक्स होती रहेंगी, इजराइल इसी तरीके से हमला करता रहेगा। इसलिए हमारे इस डिबेट में कहीं ना कहीं एक एंगल यह भी है कि क्या अमेरिका भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो सुप्रिया श्रीनेत जी ने आज कहा, सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा कि इस पर भारत को साफ स्टैंड रखना चाहिए, सिर्फ बातों में शांति की बातें नहीं होनी चाहिए। जब गाजा के खिलाफ प्रस्ताव आया जा रहा था, भारत उससे भी दूर रहा। अभी एससीओ ने बुलाया, उससे भी बाहर रहा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कांग्रेस भारत सरकार से क्या चाहती है कि खुलकर वो बोले कि हम ईरान के साथ हैं कि इजराइल के साथ हैं, किसके साथ होना चाहिए? जो सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा, शायद आपने सुना नहीं उनको आज। भारत की आज की नहीं, भारत की हमेशा की आप विदेश नीति देखिए कि भारत की विदेश नीति रही है शांति वार्ता। हमारी विदेश नीति हमेशा रही है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, दोनों साथ साथ। और अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप वही है जो पिछले कार्यकाल में था, तो फिर आप मुगालते में हैं। ट्रंप इस दूसरे कार्यकाल में अपने ट्रू कलर्स दिखा चुके हैं। वो भारत को और मोदी जी को 6 महीने से हाशिए में रखे हुए। अब आप लोगों को ये गले उतरे या मोदी जी या भाजपा इस चीज को जो सामने दिख रहा है। गरिमा जी, मैं फिर बोलता हूं, शायद मैं वापस से आपको सवाल, आज आपने सुप्रिया श्रीनेत जी को सुना? अपनी बात रोहित जी, गरिमा जी प्लीज आप ही बोलिए। गरिमा जी प्लीज आप ही बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमको सीज फायर की बात करनी चाहिए, हमको मानवीय दृष्टिकोण की बात करनी चाहिए, जो हमेशा से हमारा दृष्टिकोण रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हम बात करते हैं, हम शांति वार्ता की बात करते हैं। तो 13 बार जब ट्रंप साहब हमारे सीज फायर के बारे में बात कर चुके हैं, हमारे और पाकिस्तान के, तो हम क्यों नहीं बात कर सकते? हम शांति की बात क्यों नहीं कर सकते? हम इस वैश्विक मंच पे जहां हमें एक इंपॉर्टेंट मंच मिला है, प्रधानमंत्री मोदी G7 में पहुंचे हैं, व्हाई कांट वी टॉक अबाउट इट? हम क्यों नहीं सीज फायर ईरान और इजराइल के बीच में कर सकते हैं? मुझे लगता है कि यही मानवीय दृष्टिकोण है। मतलब आप जिस क्लैरिफिकेशन की बात कर रही थी वो ये भी है कि यहां पर भी क्लैरिटी होनी चाहिए, यहां पर भी क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल। ईरान और इजराइल दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। क्लैरिफिकेशन में क्लैरिटी मतलब यही होगी, राइट? नहीं, क्लैरिटी मतलब हमारी क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि हमें शांति चाहिए या युद्ध चाहिए। इस वक्त क्या युद्ध अफोर्ड कर सकता है विश्व? ये हमें सोचना होगा, क्योंकि युद्ध की चहलकदमी हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, चलिए गरिमा जी, मैं वापस आऊंगा आपसे मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने थे वो मैं नोट डाउन कर चुका हूं। अमृतांशु जी, अब मैं आपके पास आ गया। अमृतांशु जी, आप इंटरनेशनल लेवल पर भी जो घटनाक्रम घटा है उस पर भी नजर रख रहे हैं, और देश में भी जो ईरान इराक के बाद जिस तरीके की बातें चल रही हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया, सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा कि एक सकारात्मक रवैया होना चाहिए। तो पहले तो मेरे जहन में यही चीज आई कि क्या अब तक हम सकारात्मक नहीं थे? क्या हम शांति की बातें नहीं कर रहे थे? आप ओवरऑल प्लीज मुझे बताइएगा। आपने एक्सपर्ट्स को भी सुना है, आपने कांग्रेसी प्रवक्ता को भी सुन लिया। 4-5 चीजें हैं यहाँ पे रोहित जी। एक, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि हमारा डिक्लेयर्ड गोल है विकसित भारत का, सबसे महत्वपूर्ण, और वो 2045 तक। इसका मतलब कि हमें अपने जीडीपी को एक निरंतर रेट पे ग्रोथ बनाए रखना है जी। और उसके लिए भारत को हर कदम पे, हर जगह पे लड़ना भिड़ना होगा ताकि ग्रोथ बना रहे। ठीक है। अभी तक फिलहाल 6.5 से 7, 7.5 के तक है भारत का ग्रोथ, जो कि अगर बना रहा तो हम इसी साल तक हो सकता है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, G7 की जो कहानी है, इसमें ये कनाडा मेजबानी कर रहा है इस बार, और कनाडा बहुत कीन नहीं था कि भारत को शामिल किया जाए। ये आखिरी एक हफ्ते में जाकर के बाकी G7 के जो सदस्य हैं, उन लोगों ने दबाव डाला है कनाडा पे, और ये ऐसा वहां के कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने भी कहा है। तीसरा, कि वॉर सबसे बड़ा थ्रेट है। चौथा, चाइना और अमेरिका के बीच में जो ठना हुआ है, उसके वजह से एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई का जो सिस्टम बनने की जो सिस्टम बन सकता है, जिससे कि भारत को बहुत लाभ होने के चांसेस हैं, उससे हर बार डिफोकस हो जा रहा है मामला। कभी भारत पाकिस्तान, कभी हूती, कभी इजराइल, कभी ईरान। ये चीज जो है, ये भारत के नजरिए से ये वाकई में बिल्कुल अच्छा नहीं है, और रशिया और यूक्रेन तो पहले ही से लगे हुए। बिल्कुल। इस पूरे चीज के बीच में भारत एकमात्र देश है पूरे दुनिया में जो कि 6, 6.5, 7 तक का ग्रोथ रेट
रजिस्टर कर रहा है और वो ऐसा करते रहने के लिए उसे शांति बनाए रखना और दुनिया में ट्रेडिंग चलता रहे और चाइना के ऑल्टरनेटिव में एक ऑप्शन इंडिया बन सके, ये बहुत जरूरी है। यहां से कदम उठाने चाहिए। सचिन जी, मैं आपके पास आ गया। सचिन जी, आपने भी सुना और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल साफ कर चुके हैं। G7 की मीटिंग थी, मीटिंग का जो पूरा उनका पीरियड था उसको कट शॉर्ट उन्होंने किया, वापस अमेरिका चले गए और जाते जाते ऐसे संकेत दे गए कि मैं सीज फायर कराने नहीं जा रहा। अभी इसी शब्द का इस्तेमाल गरिमा जी ने भी किया। तो वो तो चाहते ही नहीं है कि सीज फायर हो, वो तो कह रहे हैं कि अब मुझे वास्तविक अंत चाहिए ईरान में जो प्रॉब्लम उठी हुई है। यहां से संकेत तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, इंडिकेशंस तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। सचिन जी जी, इंडिकेशंस बिल्कुल ठीक नहीं है इसमें, और किसी भी देश के एक सुप्रीम लीडर का G7 छोड़ना ये एक बहुत बड़ा संकेत देता है कि कई चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा इसको लेके कि देखिए, जो भारत को अपना जो न्यूट्रल व्यू इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि हम इस सिचुएशन में नहीं है कि आज हम किसी भी लेवल पे जाके अपनी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर पाए। ठीक है। देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है क्योंकि वो अपोजिशन बैठे हैं। उनका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सरकार के हर मूव को अपोज करें। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे आपने देखा होगा, जब भारत और पाकिस्तान का जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कांग्रेस ने इस बात को बहुत ही क्रिटिसाइज किया था कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। ये देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी एंगल में जाते हैं तो हमारी जो इनडायरेक्ट वॉर है वो पाकिस्तान से थी, लेकिन जो हमारी डायरेक्ट वॉर थी वो चाइना के साथ थी। और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी लेवल पे कि हम चाइना के साथ किसी वॉर में जाएं, क्योंकि आज हम चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं और कहीं ना कहीं जो चाइना है वो ये चाहेगा कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी एंगल के साथ एक एंगेज हो जाए ताकि भारत की इकोनॉमी चली जाए। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि ये जो इजराइल का है, तो मेरा व्यू ये है कि फंडामेंटली जो है भारत का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है कि हम इजराइल के साथ रहेंगे। देखिए, ईरान जो है उसने पिछले 25 साल में अपने जो मिलिट्री पावर जो है उसको बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश किया है। और आज जो अगर आप देखते हैं भारत का रुख क्या होना चाहिए, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाएगा तो मैं कहूँगा भारत को इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो हमस है, जो हमस के साथ जो लड़ाई चल रही है, हमस को फंड करने वाला कौन है? वो ईरान है। और आपने देखा होगा जब हमारा पहलगांव में अटैक हुआ था और जब हर इंसान से पूछा गया था कि आपका धर्म क्या है, आप हमें अपने कपड़े उतार के दिखाइए, तो ये हमस के ट्रेंड जो टेररिस्ट थे वो आए थे। आज अगर हम ईरान को नेल नहीं करते हैं या हम ईरान को एक एटॉमिक पावर या न्यूक्लियर पावर बनने देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं गोइंग फॉरवर्ड आप इस बात को 100% लिख के रख सकते हैं कि ईरान का इंट्रूजन कश्मीर के मैटर में होगा और कहीं ना कहीं वो भारत के लिए एक अच्छे संकेत नहीं होंगे। ट्रू। अब इसी पॉइंट को लेकर गरिमा जी मैं आपके पास आ गया। आपने पिछले जो आपके रिमार्क्स थे उसमें आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि क्या हम इस तरीके की वॉर सिचुएशन को अफोर्ड कर सकते हैं? दुनिया भी नहीं कर सकती, हम भी नहीं करना चाहते। लेकिन जिन पॉइंट्स को सचिन जी ने सामने रखा कि एक अलाई के रूप में हम ज्यादा विश्वास ईरान पर करें कि इजराइल पर करें, ये मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सीनियर हैं, आप पब्लिक जीवन में बहुत रहे हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स को भी आप समझती हैं। लेकिन जो बातें अभी सचिन जी ने कही उस दिशा में उसके बिल्कुल विपरीत है क्या कांग्रेस की लाइन? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे सचिन जी का ये कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि वैश्विक मंच पर भारत एकजुट है, और अगर उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस केवल विरोध करने के लिए मोदी सरकार का विरोध कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलतफहमी में है। क्योंकि हम एक नेशन के रूप में है यहाँ, जहां तक G7 की बात है, ब्रिक्स की बात है, सार्क की बात है, तमाम जो वैश्विक मंचों पर अगर भारत के प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहां पर हम वन इंडिया है। हमको ये कहना कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने तो क्योंकि विरोध नहीं गरिमा जी, इस चीज में मैं आपको साधुवाद दे देता हूं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं क्योंकि मेरे साथ इसी शो पर, हमारे ही चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पे कई कांग्रेसी प्रवक्ता ऐसे भी थे जो पहले मजाक उड़ा रहे थे कि इस बार G7 में भारत को नहीं बुलाया, और फिर जब बुला लिया गया तो ऐसे भी शब्द कांग्रेसी प्रवक्ताओं की तरफ से कहे गए कि गिड़गिड़ाकर यह इन्विटेशन मांगा गया। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, आई वांट टू थैंक यू, क्योंकि आप कह रहे हैं कि G7 में जा रहे हैं तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री या बीजेपी का कोई नेता नहीं जा रहा, भारत सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू ऑन दिस। आप प्लीज अपना पॉइंट 40 सेकंड्स में मुझे और दे दीजिए जो आप कह रही थी। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक तो सचिन जी को मुझे पता नहीं इनका 56 इंची सीना हुआ या नहीं हुआ,
मुझे बहुत शर्म आई जब हमारे वहां युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप जी ने की, क्योंकि वो हमारी संप्रभुता पर चोट थी। और 13 बार जिस तरह से वो रिपीटेडली इस बात को कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम मैंने करवाया, वो मेरे लिए और शर्मनाक होता चला जा रहा है। तो सचिन जी को अगर ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका का इंटरवेंशन अखर नहीं रहा है, वो हमारी फेलियर है, वो हमारा एक विदेश नीति का फेलियर है कि जो घोषणा पाकिस्तान या हिंदुस्तान को करनी चाहिए थी वो अमेरिका कर रहा है, जबकि ये हमारा द्विपक्षीय जो एक म्यूचुअल हमारा जो हो रहा था आपस में संवाद, उसके बीच में अमेरिका का इस तरह से इंटरवेंशन बहुत खला है, हर भारतवासी को खला है। सचिन जी को अगर वहां पर भी भाजपा के या मोदी सरकार के झंडे गाड़ने हैं तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकती। नहीं, एकदम पर्सनल नहीं होते। गरिमा जी, आप काफी सीनियर हैं और इसीलिए आपकी बातों को मैं खुद नोट डाउन भी कर रहा हूं। मेरे साथ यासिर जिलानी साहब भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता। हाँ प्लीज मैम 20 सेकंड्स में मुझे आगे भी जाना है। हाँ जी, भारत को या भारत के प्रधानमंत्री को बुलाए जाने की बात कही है। हम हमेशा एज अ स्पेशल इनवाइटी बुलाए जाते रहे हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम आई नो, लेकिन 2019 के बाद हर कंसेक्यूटिव ईयर्स में हमको बुलाया गया। उससे पहले हम कई बार नहीं भी बुलाया गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं वापस जिलानी साहब आपके पास आ गया। जिलानी जी, मैं जानता हूं कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी तो है नहीं, लेकिन मैंने सुप्रिया सिनेट जी को भी कोट किया, आप थोड़ा लेट जुड़े, लेकिन आपने जरूर गरिमा जी को तो सुन ही लिया होगा। गरिमा जी कह रही हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हर भारतीय उस पर प्राउड है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब आके कहते हैं सीज फायर। 13 बार उन्होंने कहा सीज फायर। हालांकि मैं बीच में जानता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि भारत सरकार तो बार बार कह चुकी है कि इसमें अमेरिका का हाथ नहीं है, ट्रंप का कुछ हाथ नहीं है, लेकिन प्लीज अब क्योंकि आपने जिम्मेदारी संभाल ली है, प्रवक्ता है आप बीजेपी की, प्लीज मुझे बताइए क्या स्टैंड है हमारा। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रिया शिंदे और कांग्रेस नए चर्चा का नाम हो गया है ट्रंप, और वो ट्रंप पे बिलीव कर रहे हैं। भारत के डीजीएमओ से लेके भारत के प्रधानमंत्री जो लगातार बात करते हैं, वो इन पे विश्वास नहीं करते। और इनकी जो हम विदेश नीति पे ये जो बार बार सवाल कर रहे हैं, मैं इनकी विदेश नीति के बारे में कुछ उल्लेख करना चाहूँ। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, 2008 का वो जो ओलंपिक चाइना में हुआ था, उसमें 80 राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं गए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो गए थे। उनके परिवार के पूरे सदस्य को स्टेट गेस्ट ऑनर दिया था। किस हैसियत से दिया था, क्या दिया था, क्यों? वो विदेश नीति थी या कचरा नीति थी, या क्योंकि हम नेशन फर्स्ट की बात करने वाले लोग हैं और ये फैमिली फर्स्ट की बात करने वाले लोग हैं। इनके पास सिर्फ फैमिली को लेके जो राहुल गांधी है उनकी लॉन्चिंग अच्छी हो जाए, पूरे कांग्रेस में मोदी जी से नफरत करिए, भाजपा से नफरत करिए, लेकिन भारत विरोध में मत खड़े हो। परफेक्ट जिलानी साहब, आपने बात रख दी है, पॉइंट हर एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता रखता ही है। मैं चाहूंगा गरिमा जी प्लीज आप इस पर रिएक्ट कर दें, क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है मोदी विरोध कीजिए, बीजेपी का विरोध कीजिए, देश में आप हमसे विरोध कीजिए, लेकिन देश विरोध पर मत जाइए। ये तमाम आरोप आप पर लगते हैं बीजेपी की तरफ से। गरिमा जी प्लीज। भाजपा प्रवक्ता से थोड़ी और संवेदनशीलता और नॉलेज की अपेक्षा की जाती है। विदेश नीति, क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता है, आपसे पैनल अपेक्षा कर रहा है कि आपका स्टैंड, आपकी सरकार का स्टैंड इसमें क्या रहने वाला है। आप आ गए राहुल गांधी, आप नेहरू पे चले जाएंगे, आप रॉबर्ट वाड्रा पे चले जाएंगे। ये क्या लोली डिबेट कर रहे हैं आप? क्या ये स्टैंडर्ड है डिबेट करने का? आपको टॉपिक बताया गया होगा ना, टॉपिक क्या है, उस टॉपिक पे बात कीजिए। द नेशन वांट्स टू नो योर स्टैंड। आपका जवाब आपकी जनता पार्टी तो तरीके से कांग्रेस के कोर्ट में बॉल नहीं है, बॉल इज इन योर कोर्ट। यासिर साहब, मैं करने के लिए कह रहा हूं, समझ करिए। आप दोनों प्लीज थोड़ा पानी कीजिए, आई कम बैक टू यू। मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। अमृतांशु जी, मैं आपके पास आ गया। अमृतांशु जी प्लीज अब आप मुझे बताइए, क्योंकि जैसे सचिन जी कह रहे हैं कि इजराइल को हमें फुल सपोर्ट करना चाहिए। पूरा मिडल ईस्ट जहां पर एक पूरा गुलदस्ता है, 15 से 16 इस्लामिक राष्ट्र है, इकलौता यहूदी मुल्क है इजराइल, लेकिन हर राष्ट्र कह रहा है कि इन्होंने हमारी नाक में दम कर दिया, इन्होंने हमारी नाक में दम कर दिया है। और इजराइल ये कह रहा है कि अगर ईरान सुपर पावर बनता है तो हमें तो दिक्कत हो ही सकती है, पूरी ग्लोबली ये बड़ी दिक्कत हो सकती है, और इसी वजह से हमने एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि अब यहां से ना मुझे ईरान के किसी खामेनेई से बात करनी, ना किसी से बात करनी, अब मुझे यहां पर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ये इंडिकेशन क्या है, चीजें खराब हो रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत फाइन बैलेंसिंग है। एक बात रोहित जी बार बार कॉन्टेक्स्ट में लाना जरूरी है कि भारत के पास, भारत में सदस्य के तौर पे, नागरिक के तौर पे मुसलमान कम्युनिटी एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, और वो असलियत है।
और उनके इंटरेस्ट और उनके इमोशंस के साथ भारत का डिप्लोमेसी एकदम चीड़-फाड़ नहीं करता है, ना करना चाहिए। और इसीलिए एब्सटेंशन इन यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट अ वोट ऑन इजराइल जो किया वहीं तक रह गया, अब वोट अगेंस्ट नहीं किया भारत ने। तो ये महीनियां समझनी चाहिए भारत के बारे में कि भारत एकदम चीड़-फाड़ करके एक तरफ दूसरे तरफ साइड के गेम में नहीं कभी भी पड़ सकता, क्योंकि नागरिक हमारे ऐसे हैं, सारे मिले जुले नागरिक हैं, हम सबके साथ रह सकते हैं, किसी एक के साथ ही रह करके नहीं चल सकते। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ला दिया। सचिन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार गरिमा जी आपके पास भी आना जरूरी है। गरिमा जी प्लीज आप मुझे बताइएगा, जो अभी अमृतांशु जी ने कहा कि अभी ईरान हो चाहे इजराइल हो, जहां तक मेरी जानकारी है ईरान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र छात्राएं इंडियन सिटीजन फंसे हुए हैं। इजराइल में यह आंकड़ा लगभग दोगुना का है, 20,000 का है। तो आपको नहीं लगता कि अभी भारत ने जो स्टैंड लिया है बिल्कुल चुप है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है, एक बार अपने लोग निकल जाए फिर आराम से कर लेंगे इस पर बात? नहीं, बिल्कुल। मेरे जो चेयरमैन है मीडिया कमेटी के पवन खेड़ा जी ने तो ट्वीट करके ये निवेदन किया है हमारी एम्बेसी से, हमारी सरकार से, कि ईरान में जो हमारे छात्र फंसे हैं वो निवेदन कर रहे हैं कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट करिए। तो उन्होंने तो खुद इस बात पर सरकार को तवज्जो देने के लिए कहा है। तो इतनी बड़ी चूक देखिए हमसे नहीं हो सकती। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि भारत अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने आज ही का खबर पढ़ी होगी, हमारी बेरोजगारी दर 5.1 से 5.6 हो गई है, हम रिसेशन की ओर जा रहे हैं। तो हम कहां स्टैंड करते हैं? इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धरती दिख गई है भारत को। कितने देश भारत के साथ थे ये भी आपको पता है। इस समय आंखों का तारा बना हुआ है पाकिस्तान, रूस का भी, चाइना का भी, अमेरिका का भी। अभी आप देखिए कि जुलाई महीने में ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है। ब्रिक्स के सम्मेलन में पाकिस्तान को स्थायी सदस्य बनाने की मांग करने जा रहे हैं ये तीनों देश, रूस, अमेरिका और चाइना। आप ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान को ग्रे में भी नहीं ला पाए आप। तो ऐसे में पहले अपनी चैरिटी बिगिंस एट होम। आजिलानी साहब पिछली बार आपके ऑडियो में थोड़ा दिक्कत था, लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये पूछ रही है कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ही राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध बहुत शानदार हैं और अभी हमारे कई सिविलियंस भी, हमारे कई सिटीजन्स भी इन दोनों ही राष्ट्रों में हैं। तो अभी यहां से भारत क्या कुछ आगे कर रहा है, विदेश मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है और हम लोगों का स्टैंड क्या? देखिए, सारे जो लगभग वहां पे भारत के छात्र ईरान में हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, चिन्हित उन्हें कर दिया गया है जी। और विदेश मंत्रालय संपर्क में है, उनको सारी चीजें उनके साथ कोऑर्डिनेशन है और पूरी कोशिश भारत की रहेगी कि सबको बहुत ही सेफ वे में लाया जाए। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, मैं कांग्रेस को इसलिए बार बार टारगेट कर रहा हूं, अभी हमारी जो पैनलिस्ट बैठी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा जी मेरे साथ, वो कह रहे हैं हम क्यों पूछ। भाई साहब, ये देश 140 करोड़ भारतीयों का है, ये एक छोटे से पिद्दी देश पाकिस्तान, जो आप बार बार हर अपने वक्तव्य में पाकिस्तान का कांग्रेस नाम ले रही है कि उसको किस लिस्ट में लाया जा रहा है। 80 मुन्नीर को अमेरिका के परेड में चीफ गेस्ट बनाया गया था, G7 में मोदी जी को इनविटेशन नहीं मिला था। ये सारे ड्रामेबाजी आपके प्रवक्ताओं ने, पवन खेड़ा जैसे लोग और सुप्रिया शिरने जैसे लोगों ने पिछले 36-48 घंटे में किया है और भारत की जनता ने देखा है कैसे कांग्रेस को समझ पड़ा। आप भारत के साथ क्यों भारत के अगेंस्ट खड़े? इस वक्त दुनिया भारत की तरफ देख रही है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि G7 बिना जो महा आर्थिक शक्ति है भारत, उसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा। कांग्रेस को ये सुनाई नहीं देता। कांग्रेस को वही चीजें सुनाई देती हैं जिसमें उसे लगता है कि भारत की सरकार को और मोदी जी को टारगेट किया जा सकता है। इसलिए मैं कारण, ये सामने लोग हैं, राहुल गांधी सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब घर से आए, ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। 11 सालों में जो इनकी सत्ता हाथ से चली गई है, ये पिछले 11 साल से लगातार टारगेट करते हैं झूठ के आधार पे। तो कहाँ राहुल गांधी,
जिस तरीके से 26/11 में पार्टी कर रहे थे, क्या कांग्रेस की प्रवक्ता अभी बता सकती है कि किस देश में नीति को लेकर कुछ बोलने के लिए है? राहुल गांधी इजराइल और ईरान में हम किसको चुन रहे हैं? क्या हम तटस्थ रह रहे हैं? क्या हम कुछ और गंभीर बातों की अपेक्षा कर सकते हैं, या केवल राहुल गांधी पर आज आप लेक्चर देंगे? इस बात पे कैसी बात कर रही है? आपको चाहिए कि जिस तरीके से ना तो आपने होमवर्क किया है, ना आपको कुछ जानकारी है आप 364 दिन राजनीति करिए, कम से कम जब विदेश का मामला हो, हमने 125 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान के नेस्तनाबूद किए हैं, और आप अपने चचा ट्रम्प की बातों को सच मान रही हैं। हमारे डीजीएमओ ने पहले दिन आके कहा कि हमने उनके किस तरीके से सरगोजा का जो उनका मिसाइल का, मैं नहीं कह रहा हूं, जो हमें खबर मिली या वो लोग कहते हैं हम उनके एंट्री और उनके स्टार्टिंग पॉइंट को रोहित जी प्लीज, मेरा निवेदन है आपकी बातें उन तक जा रही हैं गरिमा जी, आपकी बातें उन तक जा रही हैं गरिमा जी, आपकी बातें उन तक जा रही हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स में आज भानुमति का पिटारा आज ही बैठेंगे क्या? कहते हैं जैसी जगह पे उनका परमाणु सिस्टम है, उसके हम दोनों एंट्री और एग्जिट पॉइंट को हमने करा कि हमारी सेना ने, हमारे सेना के शौर्य, साहस, ताकत और बलिदान पे आप बार-बार सवाल उठाते हैं। आप चचा ट्रम्प पे चले जाते हैं, जो 14 बार में 14 तरीके की बात करके चले गए, जो कल भी कुछ और बात जीवन में कह रहे थे। ठीक है यासिर जी, ठीक है। आप इस वक्त आपको नहीं बताया या हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इससे पहले भी एक डिबेट में था, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि इतनी राजनीति की टाइम नहीं तो आपके गले मुर्दे इतने उखड़ जाएंगे। नहीं ठीक है गरिमा जी, अब आप भी तो थोड़ा समझिए गरिमा जी, अभी आप भी थोड़ा समझिए, और अमृतांशु जी भी हंस रहे हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। गरिमा जी मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास, एक बार अमृतांशु जी रिएक्ट कर दीजिए प्लीज आप। जिम्मेदारी देखिए ये बात प्रधानमंत्री कनाडा के खुद उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि भारत को बुलाने के लिए G7 के जो तमाम और सदस्य थे, उन लोगों का पैरवी और रिक्वेस्ट आया कि ऐसे समय में एक बहुत बड़े उभरते इकोनॉमी को शामिल करना आवश्यक है। ये कोई इसलिए नहीं हुआ कि भारत जो है नजरअंदाज किया जा रहा था, पहला। दूसरा, पाकिस्तान को पूरी दुनिया इसलिए हथेली पे लेके घूम रही है क्योंकि वो चाहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है कि पाकिस्तान चाइना के चुंगल से निकल करके उनके तरफ भी थोड़ा ध्यान दे, और वो संभव है नहीं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड अपने तरीके से प्रयास कर रही है। तीसरा, चाइना का जो रोल है, भूमिका है, वो सबसे महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया में, और उसको काउंटर करने का मौका मिल ही नहीं रहा है दुनिया को, क्योंकि कभी ईरान इजराइल हो रहा है, कभी यूक्रेन रशिया हो रहा है, कभी भारत पाक हो रहा है, और कभी हूती लगे हुए हैं। तो चाइना जो फोकस होना चाहिए, जो भारत के लिए भी जरूरी है कि चाइना पे फोकस होना चाहिए, ताकि इसके वजह से जो ट्रेड का बेनिफिट भारत को आना है सप्लाई चेन के जरिए, वो हो सके। उतने ही के लिए बहुत जरूरी है कि ये सारे फोरम्स पे भारत जाता रहे और सबसे संपर्क बनाए रखे, ईरान हो, इजराइल हो, और सबसे बात करता रहे, किसी को नाराज ना करे। ठीक है गरिमा जी, एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए। अमृतांशु जी ये कह रहे हैं कि देखिए, जब अमेरिका से हमारे संबंध बहुत शानदार थे तो हम रूस से भी चीजें करते रहे, बिजनेस हम रूस से भी लेते रहे, तो ऐसे में क्लैरिटी की जरूरत है क्या यहां पर? बिल्कुल रोहित जी, देखिए अमेरिका हमारा नेचुरल फ्रेंड नहीं है, वो हमारा स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है। और रूस हमारा नेचुरल फ्रेंड है। अगर हम ट्रंप को और व्लादिमीर पुतिन को एक पाले में रख रहे हैं तो फिर ये हमारी गलतफहमी है। स्ट्रेटेजिकली हमें अमेरिका को दोस्त बना के रखना पड़ रहा। मैं बार बार कह रही हूँ कि ट्रंप वो पिछले कार्यकाल वाले ट्रंप नहीं है, ट्रंप बदले हुए हैं, बार बार कुछ ना कुछ कह रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, रूस हमारा वास्तविक नेचुरल फ्रेंड है। व्हाट अबाउट इजराइल मैम? पाकिस्तान को विश्व बैंक लोन दे रहा है, IMF लोन दे रहा है, ADB लोन दे रहा है। आपका चाइना से $100 अरब का व्यापार घट चुका है। आप लद्दाख की 65 में से 26 अपने स्टेशंस पे पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे। 2009 वर्ग किलोमीटर चाइना आपके देश के अंदर घुस चुका है, और 2019 से काराकोरम में चाइना संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तो पावर दे रहा है पाकिस्तान को लगातार, ताकि
चाइना के बिहाफ पर पाकिस्तान लड़े, तो इन सब चीजों को अगर आप आंख बंद कर लेना चाहते हैं, धृतराष्ट्र या गांधारी बने रहना चाहते हैं, गरिमा जी आप बहुत तो स्ट्रॉन्ग आपको पॉइंट्स रख रहे हैं। मुझे मुबारक हो, एक बात और लेकिन बता दीजिए कांग्रेस 10 आपको सेकंड्स में, झाड़ते रहो, इजराइल कहने हमारा की, नेचुरल फ्रेंड है कि नहीं है? झाड़ते रहो, कहने का काम गरिमा जी, कांग्रेस का है, गरिमा तो जी हम प्लीज, करते रहेंगे। गरिमा जी, इजराइल हमारा नेचुरल फ्रेंड है कि नहीं है? नहीं, देखिए, जैसा कि अमृतांशु जी ने कहा कि हमारे देश की हालत इस समय स्वयं इतनी डामाडोल है, हम स्वयं इतने फ्रजाइल कंडीशन में इस समय है कि हमको अपनी पहले भीतर, आप मुझे बताइए, आपके घर में लड़ाई चल रही होगी, आप पड़ोसी का झगड़ा सुलझाने जाएंगे क्या? और आपके घर में माता पिता मौजूद होंगे तो बच्चे लड़ाई सुलझाते हैं क्या? अरे करने दीजिए ना, अमेरिका और ब्रिटेन को करने दीजिए, आपको किस लिए लड़ाई में पड़ना है? आप सबके साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रखिए। इसी को तो नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कहा था। तो मैम यही तो कर रहे हैं शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी, यही तो कर रहे हैं शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी। मैं तो कह रहा हूं अगर नेहरू जी ने किया तो मोदी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास सचिन सर, प्लीज। एक तो मैं माफी भी चाहूंगा, बहुत देर से आपके पास आ नहीं पाया, और आप कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं। सचिन जी प्लीज, सचिन जी प्लीज, आज इनकी विदेश नीति ने कहां लाकर पटक, मैं इस पर बात करूंगा। सचिन जी प्लीज रिएक्ट। देखिए, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि पहली बात तो मैं एक भारतीय हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं ये बोलूंगा, बीइंग इंडियन, मेरा 56 इंच का सीना है। दूसरी बात मैं बात चाहता हूँ कि कोई भी रिएक्शन जब होता है ऐसी जियो पॉलिटिक्स के अंदर, देखिए कांग्रेस को, मुझे लगता है कि मैं गरिमा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस का थिंक टैंक की बात कर रहा हूँ कि उनको शायद कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए, कोई भी सिचुएशन जब एक ग्लोबल लेवल पे होती है, एक वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो वहां पे इमीडिएट रिएक्शंस कभी नहीं दिए जाते, क्योंकि आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, आपके अपने जो इंटरेस्ट हैं, आपको अपने जो सोशल इंटरेस्ट है, वो सिक्योर करने पड़ते हैं। आज हमारे लोग जो हैं, ईरान के अंदर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे जो बच्चे यहाँ से एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है ईरान के अंदर, जो लेबर बन के जाते हैं, वो वहाँ पे है। हमारा इंपॉर्टेंट सबसे पहला फोकस है कि हम उनको सिक्योर करें, उनको सिक्योर करें, और इसी चीज के साथ में पैरेलली हम रखें तो इन्वेस्टमेंट भी भारत ने बहुत किया है। सचिन जी, ईरान में भी हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, चाबहार पोर्ट उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जी, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, रही बात गरिमा जी, एक सेकंड, रही बात, गरिमा जी प्लीज 50 सेकंड्स दीजिए, आपके पास आ रहा हूं। गरिमा जी प्लीज 50 सेकंड्स दीजिए, फिर रिएक्ट कीजिएगा, आपके पास तुरंत आ रहा हूं। सचिन जी प्लीज। जी, रही बात ट्रम्प की, देखिए, ट्रम्प मेरे अकॉर्डिंग एक पॉलिटिशियन नहीं है। मैं ट्रम्प को एक बिजनेसमैन मानता हूं, मैं एक डील मेकर मानता हूं, और मैं दोबारा बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ये शायद नहीं समझ पा रही है कि ट्रम्प का जो फोकस है, एंड फोकस, वो है अपना आर्म्स एंड एम्यूनिशन मार्केट। जितना वो पाकिस्तान और इंडिया को और इजराइल को, ईरान को जितना भी अनसेटल कर सकेगा, वो उतना ही अपना हथियार उनको बेच पाएगा। शायद ये बात कांग्रेस के थिंक टैंक को समझ में नहीं आ रही है, और क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बार बार इस बात को उछाल रहे हैं। देखिए, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम आके ये ओपनली बताएं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम किसको सपोर्ट करें। एक बार हमारे इंटरेस्ट सिक्योर हो जाएंगे, हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो फॉरेन जो मिनिस्ट्री है, वो आएंगे और अपना आके अनाउंसमेंट कर देंगे। देखिए, ये जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना, ये एक मैच्योर माइंडसेट्स का गेम होता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि IMF से फंडिंग जो पाकिस्तान को मिली है, वो क्यों मिली है? वो इसलिए मिली है क्योंकि अमेरिका की वहां पे 15% वेटेज है, और अमेरिका को ये भी पता है कि अगर अमेरिका वहां पे $3 बिलियन की या $2 बिलियन की फंडिंग कराता है, तो वो दूसरे रूट से उस सारे फंड्स को अपनी कंट्री में ले लेगा, क्योंकि वो अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है अमेरिका को बेच देगा। और वो ये भी चाहेगा कि जो एशियन मार्केट है, एशियन मार्केट के अंदर चाइना को जितना डिस्प्लेस किया जाए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करें। सीधा गरिमा जी आपके पास आ गया। अभी सचिन जी ने साफ तौर पर बोला कि जियो पॉलिटिक्स है, समझना भी पड़ेगा, कुछ बातों को बताना भी पड़ता है, कुछ बातों को जताना भी पड़ता है, और बार बार जिलानी साहब तो मेरे साथ जुड़े नहीं, क्योंकि बारिश भी आपको पता है दिल्ली NCR में खूब हुई है, तो नेटवर्क का भी कुछ इशू है, लेकिन बार बार ये आरोप आप पर लगता है। और मैं चाहता हूं कि क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज हैं गरिमा जी, यकीन मानिए, बहुत सारे प्रवक्ताओं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से हम बात करते हैं, संवाद करते हैं, कई बार लगता है कि हाँ, एक लाइन है जिसको वो क्रॉस नहीं करना चाह रहे, लेकिन मैं जान रहा हूं कि आप जो बात रख रही हैं, देश हित में आप वो बातें रख रही हैं। मुझे बताइए, बार बार इस नैरेटिव को सेट करना कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, इजराइल ईरान में हमारा कौन ज्यादा अच्छा पार्टनर है, ये भी सब जानते हैं, बावजूद इसके कांग्रेस से चाहती है कि ईरान का साथ दे, ईरान का साथ दे, और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि देश विरोध, मोदी विरोध ठीक है, लेकिन देश विरोध कितना ठीक? और ये सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप इस पर क्लैरिफिकेशन दें, आप इस पर बात रखें।
आई एम श्योर आप भी इस पर जवाब देना चाहेंगे। देखिए रोहित, सचिन जी ने शुरुआत में कहा कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हाँ, हूँ नहीं है। और मैं ये अपने विचार रख रहा हूँ, लेकिन हाँ। जब विचार वो रखते हैं ना तो बीच में कहीं ना कहीं वो अपनी लाइन बता देते हैं कि उनका इंक्लिनेशन किस तरफ है। कांग्रेस के मैच्योरिटी पर उन्होंने सवाल उठाया, कांग्रेस के थिंक टैंक पर उन्होंने सवाल उठाया, तो इट इज वेल नोन कि वो किसकी तरफ उनका झुकाव है। अब मैं बताना चाहती हूँ सचिन जी, ये कांग्रेस का मैच्योर थिंक टैंक था जिसने देश को स्थिरता दी 75 सालों तक। देश के जो तमाम पड़ोसी देश हैं, हमारे भारत देश के जो तमाम पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे संबंधों को देखिए 75 सालों में। एंड आई डोंट थिंक यू नो एन आयोटा ऑफ व्हाट जयराम रमेश सर इज, व्हाट पवन खेड़ा सर इज, व्हाट राहुल गांधी इज। मुझे लगता है आपका होमवर्क कांग्रेस पार्टी और उसके लीडरान के ट्वीट्स या उनके उसके लीडरान के जो वक्तव्य हैं जो वो जारी करते हैं टाइम टू टाइम, उसको शायद आप नहीं पढ़ते, क्योंकि आपकी मानसिकता एक पर्टिकुलर दल के प्रति आपकी ठीक है गरिमा जी, अब पॉइंट पर आ जाते हैं। आपने बहुत स्ट्रांग डिमांड दे दी है। पूरा मुझे लगता है अपनी टाइम एंड एनर्जी मोदी जी और उनके भक्तों के ट्वीट्स को पढ़ने में निकालते नहीं गरिमा जी प्लीज अब पॉइंट पर आ जाते हैं। दिस इज नॉट अबाउट गरिमा, दिस इज नॉट अबाउट रोहित पोखरियाल, दिस इज नॉट अबाउट अमितांशु, इट्स नॉट अबाउट सचिन, इट्स अबाउट इंडिया। तो हम वापस आ जाते हैं। गरिमा जी प्लीज अब मुझे बताइएगा, मुंह की खाई है पड़ोसी देशों ने। हाँ। या आप पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध देख लीजिए, चाइना के साथ देख लीजिए, तो हम एक स्ट्रांग पावर थे हमेशा से। हमारा थिंक टैंक बहुत स्ट्रांग है, हमारे थिंक टैंक बहुत मैच्योर है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माय पार्टी एंड माय पार्टी लीडर्स। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। अच्छा, आपने कहा गरिमा जी, आपका गरिमा 56 जी, इंची सीना, एक मिनट रोहित, हाँ। बात कंप्लीट नहीं हुई। हाँ। इन्होंने कहा इनका 56 इंची सीना है। हाँ। आपका 56 इंची सीना होता होगा जब आपके भारतीय छात्रों को बेड़ियों में बांधकर अमेरिका भेज रहा है। मेरा नहीं, मेरा सर शर्म से झुकता है उस समय। मेरे विदेशी छात्रों को वीजा मना कर दिया गया है। हाँ। मेरा सर शर्म से झुकता है उस समय। आप देखिए कि आपको कितना रेमिटेंस टैक्स आपको पड़ रहा है। आपके साथ जो अमेरिका लगातार दुर्व्यवहार कर रहा है, चाहे वो एप्पल फोन में टैरिफ को लेकर कर रहा हो, चाहे आपके लोगों को 1080 बच्चे अभी तक बेड़ियों में बंद कर आए हैं। रोहित, इनका सीना होता होगा 56 इंच का, मेरा नहीं होता अपने बच्चों को इस हाल में देखकर। इसलिए जो भूतो न भविष्यति, जो कभी नहीं हुआ भारत के साथ, वो अब हो रहा है मोदी राज में। कभी पहले किसी तीसरे देश ने हमारा युद्ध विराम की घोषणा नहीं की। ये पहली बार हो रहा है कि मोदी जी ने खंडन तक नहीं किया। वो 13 बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। गरिमा जी प्लीज अब मैं चाहूंगा, आपने काफी देर बोल लिया, 1.5 से 2 मिनट। आई एम मिसिंग बीजेपी, आई एम मिसिंग बीजेपी। अगर यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता होते तो वो बात रखते। और ऑब्वियसली आप कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, ऑब्वियसली आप उस पर प्राउड भी हैं। ठीक है, कांग्रेस ने भी हम पर राज किया है, पूरे देश को आगे बढ़ाया, बिल्कुल सही बात है। नहीं ठीक है सचिन जी, आप हाथ उठा रहे हैं। सचिन जी प्लीज, सचिन जी अब इस पर्सनल टॉपिक को बंद कर देते हैं, पर्सनल टॉपिक को बंद कर देते हैं, इस किताब को बंद करते हैं। हाँ सचिन जी प्लीज, गरिमा जी प्लीज सचिन जी को सुनिए एक बार। सचिन जी प्लीज। साल तक देश को एक रखा, आज जो तितर बितर हालत आप देख रहे हैं, एक देश मुझे बताइए। सचिन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को, शायद आप म्यूट हो गए। सचिन जी प्लीज अनम्यूट। गरिमा जी, आप मुझे क्यों टारगेट कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। देखिए, मैं पूरे टॉपिक को वापस ईरान और इजराइल पे लेके आता हूँ। ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम कोई भी रिएक्शन इमीडिएटली शो नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं वो एज ए इमेच्योर एक्शन शो करता है। दूसरा, कहीं क्या होता है कि हमें बहुत सी चीजों को इवैल्यूएट भी करना होता है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा क्या रुख होना चाहिए। देखिए, ये मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि भारत का रुख क्या होना चाहिए। भारत का रुख ये होना चाहिए कि ईरान एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है। और इसके मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स देता हूँ। बताइए। ईरान जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ईरान रेड सी का अपना जो रास्ता है उसको बंद कर देता है। उससे क्या होता है, इंडिया का जितना भी ट्रेड होता है, जो अफ्रीका में होता है, जो अमेरिका में होता है, वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होता है। हाँ। तो दूसरी बात, कोई भी कंट्री अगर हर बात पे ये बोले कि हम आपके ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, तो वो एक इमेच्योर पावर होती है। और ऐसी इमेच्योर स्टेट्स के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। अब मैं वापस आता हूं कि बीजेपी पे। देखिए, आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिन महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक डेलीगेशन भेजा था, 7 डिफरेंट डेलीगेशन टू 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। उसका अगर आप जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो देखिए, वैसे कांग्रेस ने तो काफी बोला कि लोग अपना वेकेशन कर रहे हैं, वहां पे शायरियां सुना रहे हैं। बट अगर आप इसको एक जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारत का अब ये अगला स्टेप ये होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, क्योंकि वो हर बात पर न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर
अटैक्स करने की धमकी देता है, तो सारे न्यूक्लियर वेपन जो है उनसे हमें वापस लेने चाहिए, उनसे हमें डैमेज करा देना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक वर्ल्ड लेवल के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान से एक ही बात बोल रहा था कि हम न्यूक्लियर पावर है। वो क्यों बोल रहा था, हमें ये समझना है। वो इसलिए बोल रहा था, कहीं ना कहीं वो इनवाइट कर रहा था कि कोई ना कोई कंट्री आए और हमारे बीच में मध्यस्थता करे, क्योंकि कोई मध्यस्थता कर ही नहीं रहा था। तो ये सारी जियोपॉलिटिक्स लेवल पे चीजें होती हैं, और आई फॉर आई जो मॉडल होता है ना, वो कभी नहीं चलता है। हमें चीजों को नापना पड़ता है, हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और मैं जो गरिमा जी ने बोला कि पवन खेरा जी, देखिए मैं इनको नौसिखिया मानता हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो है अपनी बातों को नाप तोल के नहीं करते हैं। कभी ये एक पोस्टर लगा देते हैं जहाँ पे गायब लिखा होता है, कहीं उनकी जो सुप्रिया जी हैं वो ऐसे शब्द यूज करती है प्रधानमंत्री जी के लिए। देखिए आपके एक पॉलिटिकल सिंदूर की बात कही, कांग्रेस ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के साथ है, खुद उदित राज ने कहा फेल्ड ऑपरेशन है, उदित राज जी ने कहा था। लेकिन ठीक है, इस टॉपिक पर आज मैं बात नहीं कर रहा, बाद में कोई बात करेंगे। लेकिन अब अमृतांशु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमृतांशु जी प्लीज मुझे एक चीज और बता दीजिएगा, ये प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? अगर ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाए, उस दिशा में काम कर रहा है, और जैसे इमेच्योरिश व्यवहार की बात करें कि पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे, उसका किसी ने क्या बिगाड़ लिया? एक और राष्ट्र है नॉर्थ कोरिया, वो बार बार बैलिस्टिक मिसाइलें, वो तो नॉर्मल डे परेड में बैलिस्टिक मिसाइलें दिखाता है, न्यूक्लियर पावर्स दिखाता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो ईरान से दिक्कत क्या है? मूल प्रॉब्लम मुझे एक बार प्लीज समझाइए। दो चीजें हैं। ग्लोबली इंडिया जिनसे परहेज करता है वो है टोटालिटेरियन स्टेट्स। टोटालिटेरियन स्टेट्स में एक आते हैं जो कम्युनिस्ट रिजीम वाली कंट्रीज हैं, जो कि बाद में बहुत लिबरल हो गई। रशिया तो बहुत ही लिबरल हो गया, लेकिन फिर भी टोटालिटेरियन एक ही नेता है और वही निरंतर चला आ रहा है, वही पार्टी चलाता रहता है। इसी तरह चाइना भी है, इसी तरह नॉर्थ कोरिया भी है। दूसरे तरह का है जहां पर मौलाना बैठे हुए हैं गद्दी पे, और टोटालिटेरियन और रिलीजियस स्टेट का एक दोतक है। और इसीलिए इन दोनों तरह के लोगों से संभल के चलता है भारत। और ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये बीजेपी की बात नहीं है, ये कोई भी पार्टी आएगी वो इसी टाइप का, हालांकि इस पे चर्चा नहीं होगी। कोई खुल करके आपको राजनेता ये नहीं बोलेगा कि मौलाना है उसके हाथ में हम न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों दें, इसके लिए हम उसकी खिलाफत करेंगे, कोई नहीं खुल के बोलेगा। लेकिन असलियत बात यह है कि जहां पे भी टोटालिटेरियन स्टेट का हिसाब किताब है, उससे थोड़ा भारत संभल के चलता है। जी ठीक है, मेरे पे आखिरी कुछ मिनट बचे हैं। गरिमा जी मैं आपके पास आ गया, और गरिमा जी मैं चाहूंगा कांग्रेस का स्टैंड, एक विपक्ष, क्योंकि विपक्ष भी बड़ी जिम्मेदारी है, जनता ने आपको दी है। मैं चाहूंगा कि यहां से आप क्या चाहते हैं, भारत का क्लियर स्टैंड क्या हो बेहतरी के लिए देश की? अभी सचिन जी ने कहा कि हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि भेजे गए सारे देशों में, ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी विदेश नीति औंधे मुंह गिर गई। इसीलिए तो आप जो है अपना पक्ष रखने के लिए आप जो है सांसदों का सहारा ले रहे हैं। जरूरत क्या पड़ी थी? आप सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को, क्योंकि मैं रोहित जी इस बात को इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं एक फौजी अधिकारी की पत्नी भी हूं, और मैं बहुत अच्छे से इन ऑपरेशंस को समझ सकती हूं, उस पीड़ा को समझ सकती हूं जब एक सैनिक जो है अपनी कमर कस लेता है किसी को नेस्त नाबूद करने के लिए, और अचानक से उसको जो है बलून में से जो हवा सुई चुभा के निकालते हैं ना, उस तरह से युद्ध विराम कर दिया गया। हमारा पूरी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स सब तैनात बैठे थे कि आज तो आर पार की लड़ाई करके छोड़ेंगे, और आपने युद्ध विराम सहन भी कर लिया, स्वीकार भी कर लिया। अब आप मुझे बताइए इस ऑपरेशन सिंदूर में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आपको नहीं लगता भी पहले वक्तव्य में आप कह रहे थे कि हम लोग वॉर के लिए तैयार नहीं है? गरिमा जी आपको नहीं लगता कि पहले वक्तव्य में आप कह रही थी इंडिया इज नॉट रेडी फॉर वॉर, इससे हमें बहुत नुकसान होगा? दिया G7 के ये जितने देश हैं, इनका एक विदेश मंत्री मुझे बताइए जिसने पाकिस्तान और भारत के उस युद्ध के दौरान या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे पक्ष में बात रखी हो। नहीं मैम, पर मुझे लगता है कि इन 7 देशों में से, 7 स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज में से किसी ने पाकिस्तान का साथ दिया होगा। वही बात है, जियोपॉलिटिक्स वाली बात है। वॉर के टाइम पर कोई क्यों बताएगा कि हम किसके साथ हैं, हम भारत के साथ हैं कि पाकिस्तान के साथ है? लेकिन भारत इतना कमजोर भी नहीं है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का कोई साथ देगा। प्लीज आपको ये समझना पड़ेगा। ट्रंप ने तो इतना बड़ा बयान दे
दिया युद्ध विराम का और आप कह रहे देश समर्थन नहीं देते। नहीं, बट आई बिलीव मैं अपने देश की सरकार का ज्यादा मानता हूं। कल कांग्रेस की सरकार भी कुछ अगर आएगी, कुछ कहेगी, मेरा ज्यादा 100% मेरी सरकार को माना जाएगा। मैं ट्रंप को इतना मानूंगा नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल है। चाहे कांग्रेस कल सरकार में आएगी, जो सरकार बोलेगी, जो हमारे सैनिक बोलेंगे, सरकार से भी ऊपर मैं सैनिकों को मानता हूं। अगर डीजीएमओस कहेंगे कि हमारी शर्तों पर सीज फायर हुआ है तो मैं उसी बात को मानूंगा। आज के भारत के इस सवाल में इतना ही वक्त मेरे पास है, लेकिन बहुत शानदार डिबेट रही। थैंक यू सो मच गरिमा जी, आपने वक्त निकाला। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सचिन सर, वेरी नाइस जेस्चर आपका, और स्माइल भी बहुत शानदार है। और थैंक यू सो मच अमृतांशु जी, आप जुड़े मेरे साथ। आप तो हमेशा जुड़ते रहे हैं, तो इसलिए हम जैसे एंकर्स के लिए भी आसान हो जाता है कई सारे मुद्दों को समझने का। बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही। थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ।